वागधारा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम भिन्न भिन्न क्षेत्रों में और भिन्न भिन्न विधाओं में जो लेखकों का अपना अध्ययन है या अनुभव है वो उसे सामने लाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो अपने जीवन में तमाम बातों को पाते हैं और उन बातों को उजागर करने के लिए वो कितना संभव प्रयास करते हैं। तो ऐसे ही वागधारा कार्यक्रम में आज भी हम किसी विषय पर विशेष रूप से बात करेंगे और आज का जो ये विषय है कार्यक्रम का ये है मंडी जनपद के लोक नाट्य। इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ हैं साहित्यकार, कवि, कहानीकार, लेखक कृष्ण चंद जी। आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। आपने लोक साहित्य के ऊपर बहुत सारी रचनाओं के माध्यम से अपनी किताबें, विशेष रूप से आपकी लगभग 20 किताबें हैं जिसमें लोक साहित्य के ऊपर बहुत सारी किताबें आपकी हैं, जिनमें आपने वहाँ का लोक साहित्य यानी मंडी ज़िला का जो लोक साहित्य है उसको संग्रह किया और तमाम अपने पाठकों तक उसे पहुँचाया। तो ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। लेकिन विषय पर जाने से पहले मैं तमाम अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कृष्ण चंद जी जो हैं पहले ग्रामीण विकास विभाग में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और इस विभाग के माध्यम से भी उन्हें बहुत ऐसे अवसर मिले कि जब वो बहुत सारे लोगों से मिले, वहाँ की जो भी संस्कृति थी उसको जानने का आपको मौका मिला, क्योंकि जब गांव का भ्रमण हम करते हैं तो वहाँ पर लोक संस्कृति का दर्शन तो हमें अवश्य ही होता है और आप निरंतर इस कार्य से जुड़े रहे। तो सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि आप सुंदरनगर से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़िला मंडी से, तो वहाँ पर आपकी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो किस तरह से हुई? सुंदरनगर के पास ही एक गांव है महादेव जी। मेरी प्राथमिक जो पाठशाला बहली थी वहाँ से प्राथमिक शिक्षा हुई। उसके बाद जो हाई स्कूल महादेव से 10वीं तक की शिक्षा हुई जी। और ग्रेजुएशन लेवल और शारीरिक शिक्षा तक की शिक्षा जो थी वो महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल सुंदरनगर से जी और महाराष्ट्र से हुई। अच्छा जी। योग आदि में डिप्लोमा हुआ तो उसके साथ साथ फिर इस तरफ मुड़ गया लेखन की ओर। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपने बातें कही और जिस विषय में, जैसे कि योग की आपने बात की, योग भी अपने आप में, जैसे आज तो अभी 21 जून को जिस तरह से योग मनाया गया जी, उसकी जो प्रासंगिकता है और उसका जो अब जिस तरह से तमाम देश विदेश में अब उस पर जो है लोग उसको करना चाहते हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं जी, उसकी भी बहुत ज़्यादा प्रासंगिकता बढ़ी है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो साहित्य के रूप में आप बढ़े, साहित्य में आपकी जो रुचि आई, तो ये किस तरह से हुई? हमारे गांव में एक नाटक क्लब था जी, जो तरह तरह के नाटक किया करते थे। जैसे ज़्यादातर पौराणिक जो नाटक होते उसको करते थे। ठीक। लेकिन मेरे मन में जो गांव में, जैसे कि उस ज़माने में वो चेला आदि की बात होती थी, चुड़ैलों की बात होती थी, जी जी, तो उसमें मैं सुनता था, देखता था कि भाई ये सब कई बार मुझे लगता था कि ये एक ढकोसला है और ये अंधविश्वास है। जी, तो मैं चाहता था कि उसको किसी तरीके से मैं भी मंच पर पेश करूं। अच्छा। उसलिए मंच पर पेश करने के लिए तो फिर उसको उसकी कोई स्क्रिप्ट लिखना पड़नी थी। तो मैं कोशिश की कि जब छोटा था, 9वीं 10वीं में पढ़ता था, तो लिखने का प्रयास करता था। हालांकि वो बचकाना था, लेकिन लगा मुझे कि भाई मैं उस प्रकार की वो लिखूं ताकि लोगों को दिखाऊं कि ये झूठ था। इस तरीके से मंच पर उसको लाऊं। और इस तरीके से वो मेरी रुचि बढ़ी कि भाई मैं उन जो अंधविश्वास थे जो या जो हौसले थे, कुरीतियाँ थी, उनके खिलाफ कुछ लिखूं। और फिर इस तरीके से मेरा जो लेखन कार्य था उसकी तरफ बढ़ता गया धीरे धीरे। अखबारों के माध्यम से, फिर पत्र पत्रिकाओं में आता रहा। फिर उसके उपरांत आकाशवाणी शिमला से भी मौका मिला और दूरदर्शन जालंधर से भी कविताएं प्रसारित करने का मौका मिला। जी जी। चलिए, ये तो एक रास्ता जब आपने इख्तियार कर लिया कि मुझे इस रास्ते की ओर निकलना है, ये मेरा लक्ष्य है, तो फिर आप निरंतर उसमें चलते रहे। एक बहुत चर्चित नाम कृष्ण चंद्र महादेविया, जिसके नाम से आपको जानते हैं, क्योंकि लोक साहित्य में एक बहुत बड़ा नाम है। लघु कथाओं में जितने भी कथाकार हैं उनमें आपका विशेष नाम है। तो ये किस तरह से जो है महादेविया आपके नाम के साथ लगा है? जी, हमारे बुजुर्ग बताया करते थे कि ये जो गांव महादेव है जी, कि ये उनके नाम पर बसा है। फिर धीरे धीरे वहाँ एक अति प्राचीन शंभू जी
का मंदिर भी है, उनको भी महादेव कहा जाता है। जी जी। मुझे लगता है कि दोनों में कुछ साम्यता है। क्योंकि जो लोग लगता था कि जो बुजुर्ग बताते थे कि भाई हम महाराष्ट्र से होते हुए, राजस्थान से होते हुए भाई यहाँ हिमाचल में आए हैं जी, सदियों पहले आए होंगे। तो भाई उसी रास्ते से रहते रहते फिर हम वो उच्चारण करते थे, हर हर महादेव बोलते थे। जी जी। तो शायद उसी तरीके से वो महादेव का नाम पड़ा। तो मैंने, जैसे कि मेरा गोत्र वत्स है, तो मैंने वो न लगा करके महादेव के, ताकि मैं भी अपने पूरे गांव का बन जाऊं कि मेरा पूरा गांव है, मैं उसी गांव से पैदा हूं, तो मैं महादेव के नाम से, महादेविया के नाम से फिर वो रचना करता रहूं। तो मेरा जो लेखिया नाम था वो पड़ गया फिर कृष्णचंद्र महादेविया। हाँ जी। चलिए, बहुत बड़ी बात। और एक विशेष बात ये रहती है तमाम हमारे काल में कि जब हम किसी काम को ठान लेते हैं जी, तो आपने लोक नाट्यों पे बहुत कुछ लिखा है, क्योंकि मंडी जनपद में बहुत सारे लोक नाट्य हैं जिन्हें भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं। तो पहले तो आप ये बताएं कि ये लोक नाट्य आखिरकार है क्या? लोक नाट्य नाटकों की तरह, जैसे कि नाटक होती है, फिल्म होती है, या जो हम मंच पर करते हैं, उसी प्रकार से ये भी एक साहित्यिक विधा है जी। जो लोक जो नाट्य हैं, लोक नाट्यों में जैसे कि हिमाचल प्रदेश सांस्कृतिक रूप में बड़ा भारी समृद्ध है जी। जैसे कि आपके सोलन में, शिमला में करियाला किया जाता है, हाँ। कुल्लू में हरणात्र किया जाता है या हरण किया जाता है, चंबा में भी हरणात्र किया जाता है, ऊना में धाजा होता है, बिलासपुर में भी धाजा लोक नाट्य किया जाता है। तो इस प्रकार के जो लोक नाट्य हैं वो पूरे हिमाचल प्रदेश में किए जाते हैं। वैसे ही मंडी जनपद में भी बहुत सारे लोक नाट्य किए जाते हैं जी। उनमें जैसे बांठड़ा है, बुढ़ड़ा है, जैसे आपका होली है, और जैसे आपका सुहांग लोक नाटक है, धाजा लोक नाटक है, ननखड़ लोक नाट्य है। इस प्रकार के लोक नाट्य मंडी जनपद में किए जाते हैं। ये जो लोक नाट्य हैं आम नाटकों की तरह होते हैं, लेकिन इनमें जो मेन चीज ये होती है वो ये है कि लोगों के बीच से लोगों का परंपरागत जो आपकी वेशभूषा होगी, परंपरागत होगी, और आपका जो विषय होगा, जो कथानक होगा, वो भी आपने आम जनता के बीच में से उठाया होगा। उन्हीं लोगों के संवाद होंगे, आपसी बातचीत होगी, और वैसा कि वैसा ही जैसे कि आम जनता के बीच में हम रहते हैं, तो लोक नाट्य उन्हीं लोगों का होगा। फिर उसमें जैसे कि हास्य लोक नाट्य भी होगा, जैसे कि एकांकी के रूप में भी छोटा लोक नाट्य होगा, या क्षणिका भी इस प्रकार के जो स्क्रिप्ट टाइप में जो छोटे छोटे होते हैं स्क्रिप्ट टाइप में भी होंगे, वो भी होंगे। तो इसको जो लोक नाट्य हैं, इनके सबसे बड़ा फायदा ये है कि इनको आप जैसे नुक्कड़ पर भी कर सकते हैं, खुले मंच पर भी कर सकते हैं, बंद मंच पर भी कर सकते हैं। जहां आपको घर का आंगन दिखाई दिया तो वहां कर सकते हैं, मेले का कोई ग्राउंड है या देवता का कोई देवस्थल है, वहां भी बड़ी आसानी से इसको किया जा सकता है, क्योंकि ये लोगों के लोक नाट्य हैं। जैसे कि आपका करियाला है, तो करियाला और बांठड़ा में ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल जो कथानक होता है, जो डायलॉग होते हैं, उसके जो संवाद होते हैं, संवादों में थोड़ा सा फर्क होता है। बाकी वेशभूषा का वही तरीका है। और बाकी जैसे कि हमारा जो लोकल वेशभूषा की जाती है, जैसे कि मान लो हम बांठड़ा पर बात करते हैं जी। अब जैसे कि बांठड़ा है, तो बांठड़ा का मतलब है एक बैंठ जी। पहले जो बैंठ बिठाई जाती है, बैंठ होते हैं जैसे कि खाना खाने के लिए एक लाइनें लगाई जाती है, बिल्कुल पंक्तिबद्ध करते हैं। जो लोग दोने पत्तल देने का कार्य करते थे, उन्हें बांठ कहा जाता था। ठीक। तो वो लोग क्या करते थे, और एक उनके साथ एक लोग होते थे जो पानी देने का काम करते थे, उनको जलहरू कहा जाता था। यह राजाओं के ज़माने की बात है। तो राजाओं के ज़माने में अब पानी देने वाले, मुझे लगता है कि वो हारे हुए लोग थे, उनसे जो हार गए उनसे पानी भरवाने का काम करते थे। अच्छा, या जो लोग उनसे हारे होंगे, जैसे कि वो दोने आदि देने का काम करते थे, या जैसे भी काम लेते थे, या हो सकता है वो खुशी खुशी काम करते हो। तो एक दिन क्या हुआ कि वो लोग आपस में चुगलबाजी कर रहे थे, और जो राजा या राजा के कारिंदे या जो लोग गलत काम करते थे और उन्हें तंग करते थे, तो उनका वो स्वांग रूप में, अच्छा, स्वांग भी एक लोक नाट्य है, तो उनकी नकल उतार रहे थे। तो राजा जो था वो रसोई में आ रहा था, वो देख रहा था। स्वांग माने नकल भी हो सकती है, मतलब स्वांग का मतलब है कि ऐसा लोक नाट्य जहाँ नकल की जाती है, हास्य व्यंग्य के रूप में, फिर वो संवाद बोले जाते हैं, उसकी नकल की जाती है, उस प्रकार का। तो राजा ने देखा कि ठीक है भाई, वो उनके पास आया, भैया आप लोग तो बड़ा सा स्वांग कर रहे थे, तो क्यों ना आप इसको ऐसा करें। तो धीरे धीरे उन्होंने कहा कि भाई राजा साहब हम इसको कर सकते हैं। तो उन लोगों ने फिर मिलकर खुश हो गए राजा उस तो बांठ का मतलब सुंदर भी होता है, यानी कि जो सुंदर कार्य हुआ वो बांठड़ा हुआ।
इसमें अड़ा जो है वो पहाड़ी प्रत्यय है लगा हुआ, जिसका अर्थ करना होता है। जैसे कि मंच पर अभिनीत करना, सुंदर कार्य करना, तो अभिनय जो है वो बहुत सुंदर कार्य है। जैसे कि इसमें दर्शक और दृश्य दो चीजें हैं। एक तो कलाकार उसमें अपना जैसे कि वो अपना स्वयं अभिनय करता है तो आनंद की प्राप्ति करता है, फिर सामने जो दर्शक होते हैं उनसे आनंद की प्राप्ति करता है, फिर दोनों का जो साधारणीकरण की शक्ति होती है नाट्य में, नाटक में जो अपनी बात अच्छे ढंग से हम कह सकते हैं वो नाटक के माध्यम से। एक सबसे बड़ी बात शायद इसमें ये भी है कि ये जो इसकी भाषा है वो वहाँ की प्रादेशिक भाषा जो है, लोक भाषा है, और उसमें वो सरलता से उस बात को समझ सकते हैं। बस यही तो बात है कि लोगों के बीच से जो लोगों के जो आपसी संवाद है, रोज की जो बातें हैं उनकी, या रोज की जो तकलीफें हैं, दुख हैं, दर्द हैं, हंसी है, खुशी है, या उनकी जो वियोग है, इस प्रकार के जो लोक नाट्य में वर्णित है। जैसे कि हम बात करेंगे, जैसे कि ये जो लोक नाट्य है, जैसे एक प्रश्न आप जैसे करेंगे, मान लो कि भाई क्या इनको समय पर किया जाता है, जैसे वही मैं इस बात पे आने वाला था कि क्योंकि तमाम जो हमारे लोक नाट्य हैं या लोक संस्कृति है उसमें बहुत सारे ऐसे गीत हैं, कोई मास पर आधारित गीत भी हैं। जी बिल्कुल सही, और ऋतु के हिसाब से भी गीत हैं। वैसे ही लोक नृत्य पर भी ये बात आती है, क्योंकि बहुत से लोगों को सुना जाता है कि भाई दिवाली के मौके पर या फिर कह सकते हैं कि जैसे पुण्य के मौके पर कहा जाता है, शरद पुण्य जब आती है उस पे भी शायद पूर्णिमा का जब वो प्रादुर्भाव होता है तो उस वक्त उस बांछड़ा को किया जाता है। तो क्या इसमें इस बात की विशेषता है आज के युग में भी? जी, पहले जो पुरातन काल में जो मंडी जनपद के लोक नाट्य होते थे तो सबसे बड़ी बात है कि जो बांछड़ा के रूप में लेते हैं। बांछड़ा जैसे कि मंडी का जो रियासत थी और सुकेत रियासत थी, दो रियासतों को मिला करके मंडी जनपद बना हुआ है। तो मंडी जनपद में आग की पूजा की जाती थी। पहले जब मंचन करते थे तो आग जलाई जाती थी, तो उसकी पूजा किया करते थे, क्योंकि उस जमाने में बिजली नहीं थी। तो आग बरलाज भी शायद इसी का एक दर्शन है। जी, शायद बरलाज भी, उसमें भी गीत गाए जाते हैं, आग जलाई जाती है। जी, और आग जलाई जाती है। जो सुकेत है, सुकेत का जो बांछड़ा है उसमें वन की पूजा की जाती है। तो वो इतना प्राचीन है बांछड़ा कि 11वीं शताब्दी में उसकी जो पांडुलिपि है, एक ज्वाला प्रकाश शर्मा जी बहुत अच्छे गायक भी थे और एक मंच संचालक भी थे। तो वो करसोग क्षेत्र के, तो उनके पास वो प्रतिलिपि पांडुलिपि थी। अब पता नहीं उनके पास है भी या नहीं है, पर उन्होंने मुझे बताया था कि बांछड़ा की प्रति उनके पास उपलब्ध है। तो उसी तरीके से बांछड़ा जो है वो सर्दियों के दिनों में किया जाता था। लेकिन आजकल वो जैसे कि अब नया युग है तो युग के अनुरूप उसको अब तो शायद ऐसा देखा गया है कि खुशी के मौके पर या कभी भी कोई लोक संस्कृति का कार्यक्रम है तो उसमें उसका मंचन किया जाता है। जी, जैसे मेले हैं, जैसे शिवरात्रि मेला होता है, बहुत प्राचीन मेला होता है, तो वहाँ भी किया जाता है। 26 जनवरी वहाँ भी किया जाता है। जैसे कि अब जैसे बूढ़ा लोक नाट्य है, तो बूढ़ा लोक नाट्य गीति लोक नाट्य है। इस गीति लोक नाट्य को जैसे शरद पूर्णिमा जब आती है तो पूर्णिमा से 7 दिन या 9 दिन तक उसको करते हैं। या जो कुल्लू दशहरा है, कुल्लू दशहरे से 7 दिन या 9 दिन तक उसको किया जाता है, क्योंकि उसमें चंद्रमा बड़ा होता है। तो चंद्रमा का प्रकाश के दौरान इसको किया जाता है। मंचन जो आपके आंगन है तो आंगन में किया जाता है। तो इस गीति लोक नाट्य में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो माला के रूप में लोग आते हैं, जैसे इसको जैसे माले बीच में आती है, बात आती है, कुछ शब्दावली वो कहते हैं वो लोग मिलकर। जो बूढ़ा का अर्थ ये है कि जो बूढ़ा, इसमें भी जो बूढ़ा है यानी कि बूढ़ा जो आदि पुरुष का जो, और सबसे बड़ी बात है कि जो अनुभव युक्त है, जिसे जीवन का पूरा अनुभव है, जैसे कि शिव जी के रूप में भी लिया जाता है बूढ़ा को। तो जैसे कि उस जमाने की जो गीत हैं, जो लोक गीत हैं, इसमें समाहित है। उस जमाने के जो इतिहास है वो इसमें समाहित है। अच्छा, भाई बहन के प्यार का भी एक इसमें लोकगीत गाया जाता है, तो वो भी समाहित तो है। इसमें बुढ़ड़ा के अलावा कौन कौन से पात्र साथ होते हैं? इसमें पात्र सबसे पहले जो मंच पर पात्र आएंगे वो एक कान्हा आएगा और 2 चंद्रावली आएगी। ठीक, 2 काहन और चंद्रावली जब मंच पर आएंगे तो वो गीत गाते हुए आएंगे। गीत वो नहीं गाते हैं, वो केवल आंगिक प्रदर्शन करेंगे और नृत्य करेंगे। वो गायक जो वादक हैं या गायन वादन वो कर रहे हैं, वो गाएंगे। जो वादक और गायक हैं वो अर्ध चंद्राकार में खड़े होंगे एक तरफ को। फिर आंगन का मंच होगा या बंद मंच होगा, खुला मंच होगा, तो उसमें बड़ी आसानी से वो एक और खड़े होंगे।
तो और वेशभूषा कैसी रहती है उस बुढ़ड़े की? उनकी वेशभूषा, जैसे बुढ़ा है तो उसके जो दोनों बाजू हैं वहाँ पर 3-3 जो पाल होता है, प्राल होता है धान का, उसकी लड़ियाँ बनाई जाती है 3-3, वो बांधी जाती हैं। और बुढ़ड़ा के सिर पर भी 3 लड़ियाँ बांधी जाती हैं। और उसको मृग चर्म टाइप का उसको जो उसके कमर में पाल बांधा जाता है जी। और उसके हाथ में त्रिशूल होती है, कभी डंडा होता है, और वो माले माले कहता है। अच्छा। फिर जैसे ही मंचन शुरू होता है तो वो बोलते हैं, जो गायक वादक बोलते हैं उनमें से एक व्यक्ति बोलता है, नाच वो बुढ़िया खड़ा खड़ा, आधी रोटी सारा बड़ा, पायो बुढ़िया तेरे मड़ा। अब ये शब्द ऐसे थे जैसे कि राजा के जमाने में उन कलाकारों को कम पारिश्रमिक दिया जाता था। अब जो था वो रूढ़ी बन गई, क्योंकि रूढ़ी बन गई तो वो बिना सोचे समझे उसी को वो दोहराते रहे। अच्छा, जब वो नाचने लगते हैं तो वो जो बुढ़ा है वो बीच में रहता है, कान और 2 चंद्रवाली हैं वो चारों ओर माला में नाचते हैं। जी जी। तो उसमें वो गीत लगता है, जो गीत गाते हैं वो उसमें वो गीत के रूप में वो जो वादक हैं वो उसको गाते हैं जी। उठा वो बहुए चंद्रावली हो, राज्य के बेड़ सदाए ऋणा, पहलेड़ा बांठड़ा राज्य रे बेड़ा, दूजा सहरे बजारे ऋणा, मैं किया उठूं सासू है मेरी, गोदिया बालक याना ऋणा, बालक जो तेरे दूध देऊं दहुआ, बांधने को जरूर जाना है भाई। और भाई वहाँ पहले हम राजा के बेड़े जाएंगे, वहाँ मंचन करेंगे, उसके बाद गांव गांव में जाएंगे, घर घर में जाएंगे, इस प्रकार का ये भावार्थ है इसका। उसके बाद साधु आता है उसी मंच पर, जब वो माले माले बोलेगा, माले का अर्थ है कि दूसरा दृश्य शुरू हो गया, तो साधु आएगा। तो साधु के लिए भी गीत गाते हैं कि भाई वो इसको हम क्या दें, साधु को सर्दी लगेगी। तो वो जो साधु हैं कई साधु होते हैं या मतलब लगभग संख्या के आधार पर? एक साधु होता है, उसको अच्छा। भी जैसे कि जो परंपरागत अपने जो नहीं, जैसे कार्यालय में तो कई साधु नजर आते हैं, कोई इस तरफ से आएगा, कोई उस तरफ से आएगा, और कहा जाता है कि वो भिन्न भिन्न अखाड़ों के साधु हैं। जी, पर हमारे वहाँ ऐसा है कि वो वहाँ एक ही साधु होता था जी, कि कार्यालय की तरह आपके साधु नहीं आते हैं। वहाँ एक साधु आता है, वो चारों ओर वो भी चिमटा हाथ में लेता है। वो चिमटा तो चिमटा जैसे होता है वैसा ही होता है, लेकिन उसके जो बाल होते हैं हमारे परंपरागत एक जो उसको हम बोलते हैं बिहुली, या बिहुल जो पेड़ होता है, उसके जो घास निकाली जाती है, उसका जो सेला निकाला जाता है, उसके उसको दाढ़ी बनाई जाती है, या जो तवा होता है उसके तवे की स्याही लगाई जाती है, उसको राख मली जाती है, वो भी चूल्हे की राख होती है, वो पूरे शरीर में उसके मली जाती है। और साधु का जो उसका पेश होता है, जो वेशभूषा वो परंपरागत होती है। उसी तरीके से जो महिलाएं हैं, चंद्रावलियां हैं, उनको भी जो घुंघरू पहनाए जाते हैं, या तो एक बैलों के जो बड़े बड़े घुंघरू होते हैं वो उनकी कांच में डाले जाते हैं, बगल में रखते हैं, या पाँव में उनके डाले जाते हैं। और उसी के बाद फिर गांव के लोग आते हैं माला में, जब वो माले माले पुकारेगा तो माला में दृश्य परिवर्तन होगा, तो वो आते रहेंगे। इसी प्रकार से फिर बाद में एक भाई और बहन आते हैं। ये बड़ा दर्द भरा गीत है। अच्छा। तो भाई जो बहन थी वो अपने भाई को अपना 9 लाख हार दे देती है, उसी गीत में आता है। वो भी माले माले में घूमते घूमते और इशारे में बात करते हैं, गाएंगे वही जो वादक और गायक हैं वहाँ लगे हुए। तो उसमें जो वादक हैं उसमें पहले परंपरागत जो वादक थे उसमें वो कांसी रहती थी, थाली रहती थी और नगाड़ा रहता था, लेकिन बाद में उसमें तबला भी आया और हारमोनियम भी उसमें आया, चिमटा और तो वो रहता ही था। और ये देखिए कि जो बहन जो है वो अपने भाई के लिए वो हार दे देती है, लेकिन सासू जब हार के बारे में पता करती है वो मिलता नहीं है, और अंत में वो जो सासू है वो उसको दीवार में चुनवा देती है। और बड़ा दर्द भरी ये गाथा गीत है। चलिए, ये जो तमाम जितने भी लोक नाट्य हैं कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन से जुड़े हुए लोक नाट्य जी बिल्कुल। तमाम जितने नाटक हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इर्द गिर्द जो बातें होती हैं उनको वो प्रकट करने की कोशिश करते हैं जी। जैसे कि आपकी 20 के लगभग आपकी किताबें हैं जी, जिसमें मंडी जनपद के लोकनाट्य ये एक मुख्य किताब के रूप में जिसमें आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं जी। लेकिन एक लघु कथाकार के रूप में आपने राष्ट्रीय मंचों पर भी बहुत भाग लिया है, जैसे कि राजस्थान में भी आपको एक अवसर मिला, तो आप उसके बारे में बताएं कि कौन कौन सी आपकी जो लघु कथाएं हैं वो इतनी चर्चित हुई, बाल कथाएं आपके पास हैं जिनके लिए आपको जो है विशेष रूप से राजस्थान में आमंत्रित किया गया। जी, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि बेटी का दर्द और तुम्हारे लिए ये 2 लघु कथा संग्रह हैं मेरे जी। इसमें तमाम जो लघु कथाएं हैं वो जो भारतवर्ष की या हिमाचल प्रदेश की जो विपाशा है हमारी पत्रिका जी। हिमप्रस्थ है, इस प्रकार की जो पत्रिका हैं हिमाचल से लेकर के मधुमती है राजस्थान की, या जो दिल्ली की पत्रिका है, मध्य प्रदेश की पत्रिका है, उनमें वो लोक कथाएं छपी हुई हैं अच्छी अच्छी पत्रिकाओं में। फिर आकाशवाणी शिमला से भी उसका प्रसारण हुआ है। सब प्रथम मुझे खुशी है कि
मेरी लोक कथाओं का प्रसारण सबसे पहले आकाशवाणी शिमला से भी हुआ है जी। और इसी प्रकार से जो संग्रह आए उनमें वो चर्चित लोक कथाएं रही हैं, कहानियाँ भी चर्चित रही हैं। उसके बाद जो राजस्थान से रंगीलू की शैतानी नाम से एक पुस्तक आई है, उसमें बाल कहानियाँ हैं जो राजस्थान की जो सरकारी प्रतिष्ठान है जवाहरलाल बाल साहित्य अकादमी, उन्होंने उसको छापा था। और फिर वहाँ से एक संस्था है, वहाँ से बाल बाटिका संस्था है, तो उन्होंने उसको पुरस्कृत भी किया उस पुस्तक को। अजमेर में ये कार्यक्रम हुआ था, तो वहाँ मुझे जाने का मौका मिला था। तो उन लोगों ने पुस्तक के बारे में चर्चा भी की और मुझे सम्मानित भी किया वहाँ, और सरकार के माध्यम से भी सम्मानित हुआ था। एक बहुत बड़ी बात रहती है क्योंकि तमाम जो लघु कथाएं हैं जी, उसमें भारतवर्ष में जो है जितने भी कथाकार हैं उनमें आपका नाम है, और आपने बहुत सारा कार्य जो है पहेलियों पे किया है, मुहावरों पे भी किया है जी। और आपके माध्यम से हमने जाना कि राजस्थान में ये छप रही है किताब। तो कुछ कोई पहेलियाँ आप बताएंगे कि कौन सी पहेलियाँ, मुहावरे कुछ अगर आप बता सकें। अब देखिए कि जो हमारा जो लोक साहित्य है, अब लोक नाट्य तो समृद्ध है ही हैं जी, और बाकी जो विधाएं हैं जैसे कि लोकोक्ति और मुहावरे हैं, ये भी बहुत मशहूर हैं। हाँ हाँ। तो इसके लिए अभी जो साहित्य अकादमी हिमाचल प्रदेश है, उन्होंने कुछ अनुदान दिया था, तो उसके माध्यम से जो पुस्तक है हिमाचल प्रदेश के मंडी जनपद की लोकोक्तियाँ, वो राजस्थान में एक सभागार साहित्य है, वहाँ प्रकाशन है एक, वहाँ से छप रही है। तो उनमें बड़ी जो लोकोक्ति हैं, बहुत जबरदस्त लोकोक्तियाँ हैं, उसमें कोई 550 के लगभग लोकोक्तियाँ हैं। और देखिए कि लोकोक्तियों पर कई कथाएं हैं जी। अब जैसे कि लोकोक्ति है कि गाती घर गागड़ा म्यारे, आंदे जांदे भजे दिहाड़े, कि अब इस लोकोक्ति को देखिए आपके भाई दूर उनका घर है और जो उनकी गौशाला है वो दूर पहाड़ पर है जी। अब उसको आते और जाते जो है वहाँ वो दिन बीत रहा है, तो मुझे स्मैन मिल पा रहा है। तो इसका अर्थ ही हुआ कि अगर मेरी ये गौशाला नज़दीक होती तो मैं अपने बैलों को अच्छी देखभाल कर सकता था। तो ये जो लोकोक्ति है तो ये हमें बताती है कि भाई हमें किस प्रकार से अपना रहन सहन, अपना पशुपालन और अपना घर निर्माण करना चाहिए। तो ऐसी इस प्रकार की बहुत सारी जैसे लोकोक्तियाँ, उनमें जैसे कथाएं भी हैं। हाँ हाँ। जैसे अकल तो थी पर किता नहीं रखवाड़ा, भैंस दे के नहीं लया कनवाड़ा। इसका अर्थ ये हुआ कि मुझे बुद्धि तो थी, लेकिन मैंने क्या किया कि अपने भैंस के बदले लकड़ी का कंबाड़ा ले लिया। जो लकड़ी की प्रात थी, दूध देने वाली भैंस थी, वो दे दी। कनवाड़ा शायद वो जिसमें हम आटा गूंथते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए कि इतिहास देखिए इनमें, इन लोकोक्तियों में हमारा समाज बसा हुआ है, हमारा इतिहास बसा हुआ है, हमारी संस्कृति बसी हुई है, हमारी बोलचाल बसी हुई है, हमारी भाषा की समृद्धि बसी हुई है, जो प्राचीन शब्द हैं वो बसे हुए हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो इनके माध्यम से हमें अपनी बातों को जानने का मौका मिलता है। जी बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। ये जो लोक नाट्य है या लोक संस्कृति है, इसके संवर्धन और संरक्षण के लिए क्या कोई कार्य किया जा रहा है? जी, हमारे वहाँ जैसे कि हिमाचल प्रदेश भाषा संस्कृति विभाग है जी, और सरकार का दूसरा प्रतिष्ठान जो कला संस्कृति भाषा अकादमी शिमला है जी, इन दोनों के माध्यम से समय समय पर इन जो जैसे कि लोक नाट्य हैं इनके ऊपर श्रेय दिया जाता है। फिर जो दूसरे प्रतिष्ठान हैं जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर भी मेले लगते हैं, तो वहाँ पर भी केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से भी इनको प्रोत्साहन दिया जाता है। और जैसे स्थानीय मेले होते हैं जिनको सरकारी अनुदान प्राप्त होता है, जैसे कि आपके मंडी का मेला होता है, मिंजर मेला होता है, समर आपका जो गर्मी के जो मेले होते हैं शिमला में, वहाँ पर ये लोक नाट्य किए जाते हैं। जी। उनको सरकार सहयोग देती है। फिर जो स्थानीय संस्थाएं हैं जैसे कि सुकेत साहित्य एवं सांस्कृतिक परिषद है सुंदरनगर में, वो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाती है, तो ऐसे कार्यक्रमों के लिए वो प्रोत्साहन देती है। फिर जो एक मंडी में संस्था है तो वो भी मांडव्य कला मंच, तो वो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो इस प्रकार जो लोक नृत्य है या जैसे कि हमारा जो लोक नाट्य हैं उनको लेकर के कार्यक्रम। कृष्ण चंद जी, आप बहुत अच्छा कार्य जो है लोक साहित्य के ऊपर कर रहे हैं, और हम तो यही कामना करते हैं कि इस तरह से हमारी लोक संस्कृति संरक्षित रहे, क्योंकि आपने बहुत सारा कार्य इस विधा पर किया है। आप आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कार्यक्रम वागधारा में आज हमने कृष्ण चंद महादेवीय जी से मुलाकात की। उन्होंने
लोक नाट्य के ऊपर और लोक संस्कृति की बहुत सी बातें हम सभी को बताई, जिससे सभी जानकार भी बने, लाभान्वित हुए। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।